हेलो भाई। तो आज हम लोग पावर शेयरिंग चैप्टर को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझेंगे और यह सिविल का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। पावर शेयरिंग का यह मतलब होता है कि पावर को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में एक इक्वल तरह से बांट देना। जैसे हमारे भारत में सभी ग्रुप को एक इक्वल तरह से पावर दिया गया है और सबका पावर बराबर है। इसी का यही मतलब है कि पावर शेयरिंग होता क्या है। तो हम लोग पावर शेयरिंग का महत्व समझेंगे। पावर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर पावर शेयरिंग हो तो कंट्री में बहुत ही डेवलपमेंट भी आ सकते हैं, और ना हो तो उसमें सिविल वॉर जैसे देश के आपस में लोग लड़ने लगते हैं, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पावर शेयरिंग हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में दो देशों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला है श्रीलंका और दूसरा है बेल्जियम। आज हम इन देशों के एग्जाम्पल से समझेंगे कि पावर शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है, पावर शेयरिंग करने से क्या होता है और पावर शेयरिंग ना करने से क्या होता है। ये दोनों देशों से हमें पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में जानेंगे। तो मान के चलिए ये मेरा बेल्जियम है, ऐसा ही मानना है। ये मेरा बेल्जियम है, इसके नॉर्थ में नीदरलैंड है और इसके साउथ में फ्रांस है, और इसके ईस्ट में जर्मनी और ईस्ट साउथर्न ईस्ट में लग्जमबर्ग है। तो आज हम इसे पूरे अच्छे से समझेंगे। तो नीदरलैंड में डच बोलने वाले लोग रहते हैं और फ्रांस में फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं, और इधर जर्मनी में जर्मन बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इसीलिए जो अपर साइड था बेल्जियम का वो डच बोलता था, और इसे हम फ्लेमिश रीजन भी बोलते हैं, और जो साउथर्न वाला एरिया था वो फ्रांस बोलने लगा, और इसे हम वेलोनिया रीजन भी कहते हैं, और जो ईस्टर्न एरिया था वह थोड़ा मोड़ा जर्मन बोलता था। तो आज आपने देखा कि बेल्जियम में 3 एथनिसिटी वाले लोग रहते हैं। तो हम सबसे पहले ये एथनिसिटी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो एथनिसिटी क्या होता है ये हम आज समझेंगे। जब एक ग्रुप हो जिसमें कॉमन पीपल, कॉमन लोग और कॉमन धर्म के आधार पर सब रहे, जैसे आदिवासी लोग हो गया, वो एक कॉमन ग्रुप है। तो वो, और हम भाषा के आधार पर भी कर सकते हैं, जैसे बहुत लोग हिंदी बोलते हैं, बहुत लोग तमिल बोलते हैं, तो वो अपना एथनिसिटी ग्रुप में हो गया। तो हमने देखा कि बेल्जियम में 3 एथनिसिटी के ग्रुप लैंग्वेज के आधार पर रहते थे। एक थे फ्रेंच बोलने वाले लोग, एक थे डच बोलने वाले लोग, एक जर्मन बोलने वाले लोग। तो आज हम लोग समझेंगे कि इसमें पावर शेयरिंग कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेल्जियम में मात्र 1 करोड़ की जनसंख्या है। ये हमारे हरियाणा देश से भी छोटा है। हरियाणा देश में हमारे 2 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमारे बेल्जियम में उसकी आधी आबादी है। ये इतना छोटा देश है, इसमें सिर्फ 1 करोड़ के जनसंख्या के लोग रहते हैं। तो सबसे पहले बेल्जियम के मिनिस्टर्स ने ये देखा कि यहाँ तो 3 एथनिसिटी वाले ग्रुप के लोग रहते हैं, अगर हमने इन्हें अच्छे से ये पावर नहीं दिया तो ये लोग आपस में देश के बीच में लड़ने लगेंगे, जिससे सिविल वार हो सकता है। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, सिविल की वार क्या होता है, जब एक देश के अपने ही आदमी लोग अपने ही देश में लड़ने लगे आपस में, तो उसे हम सिविल वॉर कहते हैं। तो सबसे पहले बेल्जियम के लोगों ने क्या किया, बेल्जियम के मिनिस्टर्स ने क्या किया रुकिए मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। तो चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो बेल्जियम की सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए। जैसे पहला नियम ये उन्होंने लागू किया कि अब बेल्जियम 2 ग्रुप में उन्होंने बेल्जियम को बांट दिया। तो ये फ्लेमिश रीजन था, इसके लिए अलग सरकार बनती, इसके लिए अलग सरकार है, और
ये साउथर्न जर्मन, माफ करिएगा, ये डच वाले के लिए अलग है और ये फ्रेंच बोलने वालों के लिए दो अलग अलग सरकार रख दिए। इसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोल देंगे। और उसके बाद उन्होंने एक ब्रुसेल्स, यहाँ पर जो ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ के लिए अलग से सरकार रखे, वहाँ से एक अलग गवर्नमेंट होगा। और जो यहाँ और हमारा जो बेल्जियम है, वहाँ सबको ये कितने फ्रेंच बोलेंगे और कितने, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश की गवर्नमेंट है, वहाँ उन्होंने ये काम किया कि वहाँ पर फ्रेंच और डच बोलने वाले लोग के लिए बराबर सरकार का ये राइट रखा। जैसे 50% फ्रेंच बोलने वाली गवर्नमेंट होगी और 50% डच बोलने वाली गवर्नमेंट होगी। लेकिन इससे फ्रेंच बोलने वाले लोग गुस्सा गए, क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले लोग वहाँ पर फ्रांस में, बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले लोग सिर्फ 40% थे और डच बोलने वाले लोग 59% थे और जो 1% थे वो जर्मन बोलते थे। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि डच लोग का वहाँ पर मेजोरिटी था, यानी वहाँ डच लोग ज़्यादा रहते थे। तो इससे हमारे फ्रेंच लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि वो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पावर को बराबर में बांटा गया। लेकिन आइए थोड़ा देर बाद हम और समझेंगे कि फिर इन्होंने स्वीकार क्यों किया फ्रेंच वाले लोगों ने। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ब्रुसेल्स में भी गवर्नमेंट बनाए गए। तो ब्रुसेल्स में ये एथनिसिटी की अलग कॉम्पोजिशन थी। वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% थे और डच बोलने वाले लोग 20% थे मात्र, और जर्मन वाले लोग है ही नहीं थे, वहाँ जर्मन नहीं बोलते थे ब्रुसेल्स में। तो वहाँ पर भी क्या किया गया, वहाँ भी 50% फ्रेंच बोलने वाले लोग को और 50% जर्मन बोलने वाले लोग को पावर दे दिया गया। मतलब 50% वहाँ गवर्नमेंट फ्रेंच की बनेगी और 50% गवर्नमेंट डच बोलने वाले लोगों की बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंच वाले लोग खुश हो गए और डच वाले लोग दुखी हो गए। तो लेकिन यहाँ पर अगर इसमें इनको पावर दिया गया और ब्रुसेल्स में इनको पावर दिया गया, तो दोनों ग्रुप में बात बराबर हो गया। लेकिन ये जो बच गए जर्मन बोलने वाले लोग, ये भी तो 1% थे, इनका क्या होगा। तो जर्मन बोलने वाले लोगों के साथ हुआ ये कि इन्होंने भी अब सरकार को आवाज उठाना चालू कर दिया कि हम लोग का भी 1% गवर्नमेंट मिलना चाहिए ना। तो सरकार ने क्या किया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया। कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया जिसमें हर ग्रुप के रह सकते हैं और वो भी बराबर। अगर हर ग्रुप के बराबर रहेंगे, यानी कि जर्मन मात्र 1% थे, तो उन्हें बराबर अधिकार दिया गया। यानी आप सोच सकते हैं कि कितने सारे गवर्नमेंट उसमें बन सकते हैं। तो उसमें जर्मन भी आ गए, और लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट को उतना पावर नहीं दिया गया। उनको सिर्फ लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन पे ही वो काम कर सकते थे, लेकिन इतना भी बहुत होता है। और ऐसा नहीं है कि सबको बराबर, मतलब सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सब स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर दिया गया, और सब मतलब जितना भी गवर्नमेंट है उसके लिए कुछ ना कुछ पावर था। तो हमने देखा कि बेल्जियम में सरकार ने कितने अच्छे से पावर शेयरिंग का इस्तेमाल किया, और बेल्जियम में किसी ने भी एक खून भी नहीं बहाया। तो इससे हमें यह पता लगता है कि पावर शेयरिंग करने से देश के लोग आपस में लड़ते नहीं, सिविल वॉर जैसी घटनाएं नहीं होती और देश कितना विकसित होता है। अब हम श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे, लेकिन मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। तो बोर्ड पूरा रफ हो चुका है। अब हम श्रीलंका के बारे में जानेंगे। तो श्रीलंका में हुआ यूं कि श्रीलंका भी हमारे जैसे ब्रिटिश के कब्जे में था, जैसे भारत था। वो 1948 में आज़ादी मिली, उसको 1948 में आज़ादी मिली ब्रिटिशर से। और वहाँ पर भी दो एथनिसिटी बोलने वाले ग्रुप लोग रहते थे।
जैसे ये मान के चलिए ये श्रीलंका हो गया, तो इसमें सिन्हाले भाषा है। सिन्हाले बोलने वाले लोग 74% थे और तमिल बोलने वाले लोग 18% थे। आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 एथनिसिटी वाले लोग के ग्रुप रहते हैं, तो सिन्हाले बोलने वाले लोग इसमें मेजोरिटी थे। अब मेजोरिटीज में ये होता है कि अगर एक देश में ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग अगर पावर को अपने हाथ में ले ले और अपने मर्जी से रूल करने लगे, उसे हम मेजोरिटीज्म कहते हैं। तो देखिए, और तमिल जो 18% बोलने वाले लोग थे, उसमें भी 2 सब ग्रुप में बांटे गए थे। पहले थे जो श्रीलंकन तमिल, ये 13% थे, और दूसरे थे इंडियन तमिल, ये मात्र 5% थे। जो आप ये सोच रहे होंगे कि तमिल श्रीलंका के तमिल तो ठीक है श्रीलंका में, लेकिन इंडियन तमिल वहाँ कैसे है? तो यहाँ से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देखिए, जब हमारा ब्रिटिश हमारे देश में कब्जा किया था, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लाया था, तो उसमें काम करने के लिए वर्कर्स भी चाहिए थे। तो श्रीलंका में वर्कर्स की कमी थी, तो जो तमिलनाडु से जो तमिल्स थे कुछ वो श्रीलंका में शिफ्ट हो गए और वहीं पर बस गए और वहीं पर काम करते थे। तो उन्हीं का खानदान आगे बढ़ा और वहाँ पर 5% इंडियन तमिल्स आ गए। तो अब हम देखेंगे, जैसे ही 1948 में ये श्रीलंका आज़ाद हुआ, वहाँ के मिनिस्टर्स ने ये सोचा कि अब श्रीलंका आज़ाद हो गया है और श्रीलंका में ज़्यादा सिन्हाले बोलने वाले लोग रहते हैं 74%। उन्होंने सोचा अगर हम इनको खुश कर दे सिन्हाला लोग को, तो हमारे देश में हमें इलेक्शन में हम जीत जाएंगे, क्योंकि ये 74% थे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे, तो इसलिए हम बार बार जीतते रहेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने सिन्हाले को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ये। तो ये बनाया किसमें था? देखिए 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया, ये बहुत कंट्रोवर्शियल एक्ट था। इसमें हुआ कि सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका का, और जितने भी एग्ज़ाम है उसमें सिन्हाला लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। इसमें तमिल लोगों को उसमें बहुत ख़राब लगा। उन्होंने सोचा कि हमारे लिए कोई ग्रुप है ही नहीं, हमारे लिए कोई राइट है ही नहीं, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठा ये तमिल लोग ने बहुत सहा। उसके बाद 1980 आते तक श्रीलंका में तमिल लोग ने भी बहुत सारे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए। तो हम यहाँ तक गए थे, उन्होंने 1980 आते तक श्रीलंका में बहुत सारी रिवोल्यूशनरी पार्टी भी आ गए थे तमिल के द्वारा। तो उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट से ये आवाज़ उठाई कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए और तमिल एलम को लाया जाए। तमिल एलम मतलब ये है कि वह अपना दूसरा अलग से कंट्री बनाना चाहते थे जिसमें सिर्फ तमिल बोलने वाले लोग रहे। तो तमिल एलम का मतलब ये है कि एक तमिल स्टेट, ये तमिल कंट्री जहाँ सिर्फ तमिल बोलने वाले लोग रहे, अलग से कंट्री बनाए। तो इस प्रकार उन्होंने ये डिमांड की तमिल लोगों ने, लेकिन गवर्नमेंट ने इन्हें तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। इससे तमिल लोग बहुत ही नाराज हुए और तमिल और सिन्हाले ग्रुप के लोगों में लड़ाई हो गई। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होगा तो लड़ाई होगी। और ये लड़ाई 1983 में शुरू हुई थी और 2009 में ख़त्म हुई। कुल 26 सालों तक ये लड़ाई चली और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो इससे हमें यह पता लगा, मतलब इसका परिणाम यह हुआ कि देश में सिविल वॉर चालू हो गया और यह सिविल वॉर से बहुत सारे लोग मारे गए। और फिर यह युद्ध 2009 में जाके ख़त्म हुआ। तो हमने ये देखा
कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग ना होने के कारण देश में सिविल वॉर हो गए, आपस में लोग लड़ने लगे और देश बट गया। सिविल वॉर और एक बार बता देता हूँ क्या होता है। तो सिविल वॉर ये होता है कि अगर देश के लोग आपस में लड़ने लगे, इसी को हम सिविल वॉर कहते हैं। आपस में एक ही देश के लोग आपस में लड़ने लगे, उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो ये सब हुआ था श्रीलंका में पावर शेयरिंग ना होने की वजह से। और बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुआ, इसीलिए बेल्जियम ने इतने अच्छे से पावर शेयरिंग की कि बेल्जियम को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया गया था। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया था। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और देख सकते हैं आप पावर शेयरिंग का हमारे जीवन और देश के लिए कितना जरूरी है। पावर शेयरिंग से एक देश में लोग आपस में लड़ भी सकते हैं और एक देश के लोग आपस में प्यार से भी रह सकते हैं। तो पावर शेयरिंग से इतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए पावर शेयरिंग हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें भी एकता बनाए रखनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में या इसके अलग अगले वीडियो में भी हम ये पूरा चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि और आपको कौन से चैप्टर के वन शॉट चाहिए। धन्यवाद।